गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता ही है दोस्तों, हमारी ये तांडव सीरीज चल रही है जिसमें जीके और जीएस से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन कराए जाते हैं, जितने भी आपके एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अभी तक जो स्टूडेंट हमारी इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबाएँ और आप हमारी सीरीज से जुड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। जैसे आपका ग्रुप डी हुआ, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये होने वाली है। जिसमें आपको पता है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 का, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई 2024 के जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो आपके लिए कराए जाते हैं। शिफ्ट वाइज जितने भी आपके पेपर हैं वो आपके लिए इसमें कराए जा रहे हैं। और आज का हमारा जो पेपर है दोस्तों वो है एएलपी से रिलेटेड, यानी एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट स्टेज का, उसका हमारा आज का पेपर है। और इसमें पेपर है आपका दोस्तों 26/11/2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो एएलपी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जीएस से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आपका दोस्तों पहला प्रश्न है जो साइंस से रिलेटेड जो है पूछा गया था। जीके का प्रश्न मुझे नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों जितने प्रश्न मुझे मिले वो सारे के सारे आपको बता दूँ, करंट के प्रश्न मिले थे। तो करंट से हमें कोई मतलब है नहीं। अगर मुझे जीके का प्रश्न मिलता है तो मैं आपके लिए ज़रूर डालता हूँ। आपने पिछली वीडियो भी देखी होंगी। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो यहाँ पर दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 3। यानी दोस्तों यह जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विसरण की दर जो है वो है बढ़ती जाती है। विसरण होता है दोस्तों बहना। अब द्रव के रूप में बहा जा सकता है, गैस के रूप में भी बह सकता है। तो आपको पता है दोस्तों, किसी पदार्थ को हम जितना गर्म करते हैं उसमें विसरण की दर यानी बहने की जो प्रकृति है वह उतनी ही ज़्यादा उसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि अभिक्रिया Fe+H2O को Fe+H2 की जब हम क्रिया कराते हैं हमारे पास बनता है Fe3O4+H2 के लिए। यहाँ पर जो ये समीकरण बनकर आया है इसके लिए संतुलित समीकरण का विकल्प चुनिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये Fe3O4+H2 जो दिया गया है, तो इसके लिए सही समीकरण आपको चुनना है। तो सही समीकरण क्या होगा दोस्तों? 3Fe क्या होगा दोस्तों? 3Fe प्लस H2O की जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास बनकर आ Fe3+O4 प्लस में दोस्तों Fe3O4+H2O 4H2O। तो ये इसका सही समीकरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पर Fe3 दिया है, यहाँ पर आपको आयरन के 3 अणु दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो इसी प्रकार से जो जैसे कि यहाँ पर आयरन है, आयरन कितने अणु हैं शुरुआत में? एक भी नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद कितने बने? 3 अणु। तो ये आए कहाँ से? यही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि किस प्रकार से हम इसे संतुलित कर सकते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया है, जो भी अणु हो हर अणु की संख्या आपको देखनी है बराबर है या नहीं, और बस उसे देख लेना है। और जो आप जिसमें संख्या बराबर हो वो आपका समीकरण सही होगा, संतुलित होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था
कि कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? क्यों बनाता है दोस्तों? क्योंकि यह छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। इसका आकार छोटा होता है, जिससे क्या है दोस्तों, इसमें अंतराण्विक बल जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से स्थिर यौगिक बना पाता है। आगे हम चलते हैं और अगला प्रश्न है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करते हैं? इसमें कथन नंबर 1 है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, परिवर्तित किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, परिवर्तित किया जा सकता है केवल। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ये भी सही है, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से यौन संचरित रोग वायरस के कारण होते हैं? तो ये है दोस्तों आपके सिफिलिस और एड्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न है दोस्तों आपका ALP टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? और कथन है आपके सामने, पहला है दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। तो ये तो गलत है दोस्तों, भार के समान कभी नहीं होता द्रव्यमान। अगर भार के समान होगा तो भार बदलेगा, वहीं द्रव्यमान भी बदल जाएगा, तो समान कहाँ से हुआ? क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। आप किसी भी स्थान पर ले जाओ तो भार के समान थोड़े ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। अगला है दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता। बिल्कुल सही है। अगला है, द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कथन 2 और 3 आपके सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में कौन फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी b के बीच संबंध को डैश के द्वारा व्यक्त किया जाता है? यानी कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को जो है दर्शा सकते हैं दर्पण के मामले में? तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला ही सही आंसर होगा, यानी दोस्तों 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? यानी किसने इसे पहली बार प्रयोग किया था? जो तरल पदार्थ जो हमारी कोशिका में पाया जाता है उससे प्रोटोप्लाज्म किसने कहा था सर्वप्रथम? ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहा था दोस्तों पुरकिंजे साहब ने, पुरकिंजे साहब ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो ये तो गलत है दोस्तों, यानी वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो प्रतिरोध काम में लिया तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गलत। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए संवेग। गलत। क्योंकि दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, किसी वस्तु की अगर स्थिति बदलेगी वो उसके जड़त्व के कारण बदलेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। यानी वस्तु की जो स्थिति बदलने का जो प्रतिरोध करेगा वो करेगा जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। बिल्कुल सही है। नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। सही है। नाभिक का परमाणु आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका गलत आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो ये गलत है, केवल वृत्ताकार पथ में, दीर्घ वृत्ताकार नहीं, वृत्ताकार पथ में। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने के लिए
किया गया कार्य क्या है? तो कार्य का फॉर्मूला होता है Q/V। ये आपको याद रखना है। Q यानी कूलम और V इंटू वोल्ट। तो कूलम और वोल्ट का यहाँ पर हम विभवांतर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा? 50 जूल कार्य। कार्य को जूल में मापा जाता है, तो आंसर होगा दोस्तों इसका 50 जूल। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है? बिलियन की बात की जा रही है यहाँ पर। बिलियन अलग होता है, कोलाइड बिलियन अलग होता है, निलंबन अलग होता है। इन सभी में अलग अलग कणों का साइज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है, मैंने पहले ही यहाँ पर डाल दिया है ये कि वास्तविक बिलियन जो कि समांगी बिलियन होता है। बिलियन को हमेशा समांगी कहते हैं। वास्तविक बिलियन जो होता है ये समांगी होता है। कोलाइड बिलियन विषमांगी, निलंबन भी विषमांगी। विषमांगी यानी दोस्तों समांगी का मतलब है कणों को पहचाना नहीं जा सकता, विषमांगी में कणों को पहचाना जा सकता है। तो वास्तविक बिलियन यानी बिलियन में जो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से छोटा है, यानी दोस्तों 10⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है। वहीं विषम कोलाइड बिलियन की बात करें तो इसमें कणों का आकार जो है दोस्तों 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये 1000 है, ठीक है, 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी दोस्तों 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। और वहीं दोस्तों निलंबन की बात करें तो यहाँ पर कणों का आकार जो होता है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, यानी 10⁻5 सेंटीमीटर से अधिक। तो यहाँ पर बिलियन के बारे में पूछा है तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तो किसका होगा दोस्तों? कॉपर और क्लोराइड के बनने वाले नीले रंग के विलयन का नीले हरे रंग का विलयन बनता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से, यानी जब कॉपर ऑक्साइड के साथ में जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? कॉपर क्लोराइड का। और कॉपर क्लोराइड बनने पर इसका रंग कैसा होता है? नीले हरे रंग का विलयन जो है हमारे पास बनकर आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हाइड्रा में बहुविखंडन नहीं होता, द्विविखंडन पाया जाता है। बाकी प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, लेशमीनिया में बहुविखंडन होता है, सॉरी दोस्तों द्विविखंडन, और खमीर में मुकुलन के द्वारा जो है प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? सो सूत्रकण का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता? रेफ्रिजरेटर में, एरोसोल स्प्रे में, ग्राइंडर में। तो दोस्तों देखिए, अग्निशामक में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, एरोसोल स्प्रे में किया जाता है, लेकिन ग्राइंडर में नहीं किया जाता। यहाँ पर ये आंसर रेलवे ने गलत दिया है और गलत इसे माना भी गया था, बाद में इसे करेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, सही मान लिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो है दोस्तों ग्राइंडर, यानी ग्राइंडर में CFC का प्रयोग थोड़ा ही किया जाता है, रेफ्रिज अग्निशामक में तो किया जाता है। आगे हम चलते हैं और अगला प्रश्न पूछा गया था, ये रहा दोस्तों कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है, यानी गोलीय दर्पण के द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है उस आवर्धन का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो धातु खींचकर तारों के रूप में गढ़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऊष्मा सुचालक होता है, बिल्कुल। चादर भी बनाया जा सकता है क्योंकि ये आघातवर्धनीय होती हैं। लेकिन सीसा और पारा तुलनात्मक रूप में ऊष्मा के सुचालक होते हैं। गलत दोस्तों, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। जिसमें पहला कथन है एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है, तो पहला तो सही है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता, तो बिल्कुल गलत दोस्तों, होता है। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए ALP 26/11/2024 का सेकंड शिफ्ट का ये आपका पेपर था। जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।